आप सभी का स्कूल ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर स्वागत है। हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें अभी तक हम लोगों ने अक्षांश रेखा क्या है, अक्षांश क्या है और इनकी कुल संख्या कितनी है इसको देखे हैं। अब हम लोग कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाओं को देखेंगे। तो ये जो ग्लोब है इस पर हम देख रहे हैं एक 0 डिग्री विषुवत रेखा है। इसी तरह से उत्तरी भाग में कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं, सभी काल्पनिक है, और दक्षिणी भाग में भी कुछ अक्षांश रेखाएं हैं महत्वपूर्ण। तो इसमें से उत्तरी भाग वाले एक प्रमुख अक्षांश रेखा को देखेंगे, कर्क रेखा, आर्कटिक वृत्त और 90 डिग्री है। उसी तरह से दक्षिण में मकर रेखा, अंटार्कटिक वृत्त और 90 डिग्री दक्षिण यानी दक्षिणी ध्रुव है। तो इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पृथ्वी पर कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाओं और उनकी विशेषताएं। अब ये 0 डिग्री इक्वेटर है, विषुवत रेखा। इसके उत्तर में उत्तरी अक्षांश रेखा और दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश रेखा है। अब इसमें अक्षांश रेखा को कुछ प्रमुख को पहले बना रहे हैं। 0 से 90 की ओर दक्षिण आएंगे तो दक्षिण में एक प्रमुख अक्षांश रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा साउथ, और उसी तरह से उत्तर में है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। और उत्तर में जाते हैं तो 66.5 डिग्री पर है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और 90 डिग्री एक पॉइंट बन जाता है उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री नॉर्थ। उस तरह से 66.5 डिग्री साउथ और 90 डिग्री 90 डिग्री साउथ। तो इस तरह से एक विषुवत रेखा इक्वेटर और 2 उत्तर में और 2 दक्षिण में रेखा खींचे हैं। प्रमुख ये अक्षांश रेखाएं हैं। लेकिन इसके पहले अक्षांश की थोड़ी अक्षांश रेखा की विशेषता देखते हैं। तो अक्षांश रेखा 2 महत्वपूर्ण विशेषता को जानना होगा। ये 0 डिग्री है, तो दक्षिण और उत्तर में ये जो खींची गई है समानांतर दूरी पर है, समान दूरी पर है, इसलिए इसे समानांतर रेखा भी कहते हैं। एक दूसरे के बीच की दूरी समान दूरी है, ये ध्यान रखना होगा। और ये दूरी 111.13 किलोमीटर है। सभी अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर है। अब ये बराबर दूरी पर हैं, इसलिए समानांतर कहते हैं। और दूसरी चीज देख रहे हैं कि जैसे जैसे ध्रुव की ओर जा रहे हैं इसकी लंबाई छोटी होती जा रही है, अर्थात ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आ रहे हैं लंबाई बढ़ रही है, और विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रहे हैं लंबाई कम रही है। और एक रेखा जो सबसे बड़ी है वह विषुवत रेखा है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। और वह रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसे ग्रेट सर्किल, बृहद वृत्त कहते हैं, दीर्घ वृत्त कहते हैं। तो विषुवत रेखा एकमात्र अक्षांश रेखा है जो ग्रेट सर्किल है। अब कुछ महत्वपूर्ण रेखाओं में जो उत्तर में 23.5 डिग्री है इसको कहते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और भारत के मानचित्र को ध्यान से देखिएगा। बराबर ये पूछा जाता है कि भारत से कौन सी प्रमुख अक्षांश रेखा गुजरती है, वह झारखंड से भी गुजरती है। और जैसे मानचित्र में देखिए, ये भारत का मानचित्र है और इसमें यहां से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। तो किन किन राज्यों से गुजर रही है इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये झारखंड से भी गुजर रही है, रांची के पास से गुजर रही है। तो इन रेखाओं को मानचित्र पर भी देखा जा सकता है। इस तरह से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। उसी तरह से ये दक्षिण वाला जो 23.5 डिग्री वाला है इसे कहते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा दक्षिण वाली। 66.5 डिग्री जो उत्तर में है इसे कहते हैं आर्कटिक सर्किल,
आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त, और जो 66.5 डिग्री दक्षिण में है इसे कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक वृत्त। और 90 डिग्री को तो जान ही चुके हैं, उत्तर में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव, अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक वृत्त। तो ये कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं। अब यहाँ थोड़ा गौर करने वाली बात है कि ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, इसलिए विषुवत रेखा एक भूमध्य रेखा है। अब ये 66.5 डिग्री क्यों महत्वपूर्ण है, 23.5 डिग्री क्यों महत्वपूर्ण है? तो दोनों के महत्वपूर्ण होने का कारण यह है कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर सीधे ना होकर, पृथ्वी का एक्सिस सीधा ना होकर ये कितने डिग्री का कोण बना रही है? तो 23.5 डिग्री का कोण बना रही है। ये सीधा ना होकर 23.5 डिग्री का कोण बना रही है। यहां इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। पृथ्वी का अक्ष सीधा ना होकर ये झुकी हुई होने के कारण 23.5 डिग्री का कोण यहां बन रहा है, और ये अपने समतल से, प्लेन से कितने डिग्री का कोण बन गया? टोटल 90 होता है, तो ये 66.5 डिग्री का बन गया। तो 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री इसलिए महत्वपूर्ण है, और इस तरह से कुछ संदर्भ बिंदु इसके कारण लिया गया है, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। अब इन अक्षांश रेखाओं का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो अक्षांश रेखाओं का उपयोग मुख्य रूप से जलवायु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ताप क्षेत्रों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लिया जाए पृथ्वी की गति में हम लोग देखेंगे, यहाँ थोड़ा रेफरेंस देखते हैं कि ये 0 डिग्री है और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये नॉर्थ है और ये साउथ है। 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई होने के कारण अगर ये सन है तो सन का प्रकाश पूरे पृथ्वी पर सालों भर समान रूप से नहीं पड़कर 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच में ही पड़ते रहता है। यानी पृथ्वी का यही भाग घूर्णन और परिक्रमण के क्रम में सूर्य के आमने सामने होते रहता है, जिसके कारण ये हम कह सकते हैं, जलवायु किसी स्थान का निर्धारित कर सकते हैं कि इस क्षेत्र में जो भाग होगा वह ज्यादा गर्म होगा, और जो यहां से दूर होगा जैसे ध्रुवीय प्रदेश, वहां की जलवायु ठंडी होगी। अर्थात इसके द्वारा हम जलवायु का निर्धारण कर सकते हैं। तो अब अभी हम लोगों ने अक्षांश, कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाओं को देख रहे थे। अब अक्षांश रेखाओं को देखने के बाद जैसे जब भी आप पढ़ेंगे या प्रश्न आते रहेगा कि कोई प्रदेश जहां ठंडक अधिक पड़ती है, यानी कोई भी देश है, नॉर्वे है, नॉर्वे को आधी रात के सूर्योदय का देश कहते हैं, क्यों कहते हैं उसको भी देखेंगे। तो वहां ठंडक अधिक पड़ती है, उच्च अक्षांश में स्थित है, जिसके कारण तो ये उच्च अक्षांश, निम्न अक्षांश, मध्य अक्षांश क्या है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि आगे पढ़ने में बार बार ये शब्द आते रहेंगे। तो ये पृथ्वी है, और पृथ्वी पर अधिकतम अक्षांश कितना है? 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, 0 से लेकर 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ। तो आप ही सोचिए कि ये 0 है, और 0 में से 90 में मैक्सिमम अधिकतम कितना है? 90 है। न्यूनतम कितना है? 0 है, और ये बीच वाला भाग हो गया। अर्थात जैसे ही अगर एक कहीं भी लिखा हुआ मिलने लगता है कि मध्य अक्षांश क्या है, निम्न अक्षांश क्या है, तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि 0 और उसके आसपास वाले क्षेत्र को हम क्या कह सकते हैं? निम्न अक्षांश, लो लैटिट्यूड, निम्न अक्षांशीय प्रदेश। और बीच वाले भाग को दोनों ओर क्या कह सकते हैं? मध्य अक्षांश, मिड लैटिट्यूड। ये इधर भी मध्य हो गया, 0 से 90 में मध्य अक्षांश, यानी 0 से 30 तक हम कह सकते हैं, 0 से 30 नॉर्थ और 0 से 30 डिग्री साउथ, ये हो गया निम्न। और 30 से 60 डिग्री तक उत्तर में नॉर्थ, और 30 से 60 डिग्री तक दक्षिण में ये हो गया मध्य अक्षांश वाले प्रदेश, यानी मिड लैटिट्यूड एरिया क्षेत्र।
और 60 से 90 तक हो गया उच्च अक्षांश हाई लैटिट्यूड, और इधर भी हो गया दक्षिण में उच्च अक्षांश हाई लैटिट्यूड। तो इस तरह से बार बार पढ़ने में और समझने में के लिए ये जरूरी है कि हम इसको जानें कि ऊंचा अक्षांश क्या है, मध्य अक्षांश क्या है, निम्न अक्षांश क्या है। तो विषुवत रेखा 0 डिग्री है, 0 के आसपास निम्न, और 0 से 30 तक इसको मान लिए, चूंकि 90 है तो आसानी से विभाजन कर देते हैं, 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, यानी निम्न, मध्य और ऊंचा अक्षांश। तो इस तरह हम पृथ्वी पर अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी को 3 भाग, निम्न अक्षांशीय क्षेत्र, मध्य अक्षांशीय क्षेत्र और उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में विभाजित करते हैं। लेकिन पहले देख चुके हैं कि पृथ्वी पर ताप का निर्धारण, जलवायु के निर्धारण 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश रेखा तथा 66.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के आधार पर किया जाता है। यहां ध्यान देना है कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की क्षेत्र ए जोन कटिबंध कहलाता है, और पृथ्वी पर चूंकि समान रूप से सूर्य की किरणें नहीं पड़ती है, इसलिए 3 ताप क्षेत्र हॉट जोन का विकास हुआ है, जिसका निर्धारण विभिन्न अक्षांश रेखाओं के द्वारा किया जाता है। जैसे 0 डिग्री इक्वेटर विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा तथा 90 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। उसी तरह से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी दक्षिणी ध्रुव। इस तरह से एक कर्क रेखा है, कर्क रेखा ये सब पहले हम लोग देख चुके हैं। मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री, और ये भी देख चुके हैं कि क्यों इसका महत्व है। पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, जिसके कारण ये विभाजन है। अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री पृथ्वी के झुकाव के कारण 23.5 डिग्री यानी कर्क और मकर रेखा पर साल भर में किसी न किसी समय एक बार निश्चित रूप से लंबत पड़ती है, अर्थात इस क्षेत्र में गर्मी ज्यादा पड़ती है, जिसके कारण यह उष्ण कटिबंध कहलाता है, यानी अधिक गर्मी का क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहलाता है। विषुवत रेखा 0 डिग्री से दोनों ओर उत्तर और दक्षिण 23.5 डिग्री का क्षेत्र यानी ट्रॉपिकल जोन, गर्मी अधिक पड़ती है। और इस जोन की विशेषता है कि इस क्षेत्र में तापमान में परिवर्तन कम होता है। अब जैसे जैसे 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री की ओर बढ़ते हैं इस क्षेत्र में, तो सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है, जिसके कारण गर्मी और ठंडक दोनों कम पड़ने लगता है। यानी कि ठंडक की मात्रा थोड़ी बढ़ने लगती है और गर्मी कमने लगती है। इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, टेम्परेट जोन, यानी दोनों का असर मिला जुला रहता है। और इस क्षेत्र में तापमान परिवर्तन ज्यादा दिखाई देता है, यानी जब सूर्य दक्षिण की दिशा में दक्षिणायन रहता है तब उस समय गर्मी का मौसम आ जाता है और उत्तरी गोलार्ध में ठंडक ज्यादा पड़ने लगती है, और जब सूर्य उत्तरायण हो जाता है तब उस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी ज्यादा पड़ने लगता है और दक्षिण में ठंडक ज्यादा। अर्थात इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मौसम में यानी कि जलवायु में परिवर्तन ज्यादा दिखाई देता है। और जैसे जैसे हम फिर 66.5 डिग्री से ध्रुव की ओर जाते हैं तो यह शीत कटिबंध अत्यधिक ठंडक का क्षेत्र हो जाता है, और अत्यधिक ठंडक पड़ने का कारण है कि सूर्य की किरणें यहाँ काफी तिरछी आती है। ये फ्रिजिड जोन हो गया, फ्रिजिड, दोनों ओर शीत कटिबंध, फ्रिजिड जोन। इस तरह से अक्षांश रेखाओं के आधार पर हम लोगों ने 3 ताप कटिबंध का निर्धारण किया, हॉट जोन का निर्धारण किया।
23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश रेखा के मध्य यानी कर्क और मकर रेखा के मध्य उष्णकटिबंध जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है ट्रॉपिकल जोन, और 23.5 डिग्री उत्तर से 66.5 डिग्री उत्तर के बीच तथा 23.5 डिग्री दक्षिण से 66.5 डिग्री दक्षिण के बीच शीतोष्ण कटिबंध यानी टेम्परेट जोन तथा 66.5 डिग्री से उत्तरी ध्रुव तक और 66.5 डिग्री से दक्षिणी ध्रुव तक सूर्य की किरणें काफी तिरछी पड़ती है, जिसके कारण इन्हें शीत कटिबंध यानी फ्रिजिड जोन कहलाता है। तो इस तरह से ताप प्रदेश यानी ताप कटिबंध के निर्धारण में अक्षांश रेखाओं का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग अंत में कुछ पढ़े गए चीजों पर अमल करते हैं। हम लोगों ने पहले देखा है कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 है, क्योंकि दोनों ध्रुव को जो पॉइंट है उसको इसमें नहीं काउंट करते हैं, और कुल अक्षांश की संख्या यानी जिसमें विषुवत रेखा को काउंट नहीं किए थे क्योंकि वो 0 डिग्री है, तो 90 और 90 180 है। तो अब अगर परीक्षा में या कभी कभी पूछ दिया जाता है कि कुल अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, कुल अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, और अगर उसमें ऑप्शन देता है 179, 181, 180, 182, तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल हमें परफेक्ट ऑप्शन एक मिल रहा है 179। तो इसमें उत्तर हमको बनाना होगा 179। अगर ये ऑप्शन नहीं देता है, अगर ये नहीं देता है तब वैसी स्थिति में दोनों ध्रुव यानी 90 डिग्री को उसमें काउंट करते हुए 181 को आंसर बनाएंगे, क्योंकि 90 90 180 और एक विषुवत वृत्त तो ऑलरेडी वह अक्षांश रेखा है। और अगर पूछता है कि कुल अक्षांश की संख्या कितनी है, कुल अक्षांश की संख्या कितनी है, तो इसका उत्तर तो सीधे सीधे 180 हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन रहेगा ही रहेगा। अगर 181 रहता है तो वहां 180 बनाना होगा अक्षांश पूछने पर, क्योंकि उसमें विषुवत वृत्त को नहीं काउंट करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक पहले और दूसरे वीडियो के माध्यम से ग्लोब की उपयोगिता, ग्लोब और मानचित्र में अंतर के साथ साथ अक्षांश क्या है, अक्षांश रेखा क्या है, अक्षांश रेखा का किस कार्य के लिए उपयोग करते हैं, और अक्षांश रेखाओं के आधार पर पृथ्वी को 3 ताप कटिबंध में विभाजित किए हैं, इसकी जानकारी प्राप्त किए। अब हम लोग अगले वीडियो में यह जानने का प्रयास करेंगे कि देशांतर क्या है, देशांतर रेखा क्या है, और विश्व में समय का निर्धारण कैसे किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।